स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 15 प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, तो आप इस लेसन के न्यूमेरिकल इस वीडियो में समझेंगे। और इस लेसन के जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके पहले वाले जो आप लेसन नंबर 14 के न्यूमेरिकल पढ़े थे वो काफ़ी लेंथी थे और कुछ टफ ही थे, लेकिन वहाँ से आपको नंबर भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। 6-7 नंबर का लेसन था और इस लेसन से आपको 2 नंबर या फिर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन में मिलते हैं। लेकिन हाँ, इस लेसन से 100% एक क्वेश्चन आता है, इसमें आप शक नहीं कर सकते। 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस लेसन से, और इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग इस लेसन के जो फार्मूले हैं आप उन्हें रिवीजन करिए और जितने भी सिंबल होते हैं आप उनको समझ लीजिए। हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सारी बातों को आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आप इनके न्यूमेरिकल देखने से पहले आप अच्छी तरीके से सिंबल के जो अर्थ हैं उन्हें ज़रूर आप समझें। तो 63 अंश कोण वाले प्रिज्म, तो ये जो 63 अंश है ये प्रिज्म का कोण है। और आप लोग इस बात को जानते होंगे कि जो प्रिज्म का कोण होता है उसको हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं। तो कैपिटल ए इक्वल टू 63 डिग्री हो जाएगा। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। तो जो पीला प्रकाश है उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा एम से लिखते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं डेल्टा एम, और इसको हमने 29 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। तो कह रहा आपतन कोण ज्ञात करके दिखाइए। आपतन कोण को स्मॉल आई से लिखा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपतन कोण स्मॉल आई निकालेंगे। तो अब इसका सीधा फार्मूला होता है, आपतन कोण जब भी हमें निकालना होगा तो ए और डेल्टा एम में कभी भी रिलेशन आएगा तो आई इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम बाई 2 फार्मूले को हम लगा देंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो इसमें 63 डिग्री है, यहाँ पे 63 डिग्री रखेंगे, और डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो 29 डिग्री है, और अपान में यहाँ पे 2 कर लेते हैं। जब 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 1 9 बनेगा, और नीचे 2 रहेगा। अब इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा और 6 बार चला जाएगा। इस तरीके से I इक्वल टू 46 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी जो आपतन कोण है वो 46 अंश है। इसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल इसका है, कह रहा कि 1.5 अपूर्णांक के प्रिज्म का कोण 60 अंश है। 1.5 अपूर्णांक ये प्रिज्म का अपूर्णांक है, और अपूर्णांक को स्मॉल एन से नोट करते हैं, 1.5 लिखते हैं। प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म कोण को आप समझ लीजिए, इसको कैपिटल ए से नोट किया जाता है और इसे हमने यहाँ पे 60 अंश लिखा। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, एक बार फिर हमको अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना, और अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा एम कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमको निकाल के दिखाना है। और यहाँ पे साइन की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू का कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, इसीलिए ये वैल्यू हमारे हिंट में यहाँ पे दी गई है। तो ऐसा करते हैं कि जो प्रिज्म का अपूर्णांक का सूत्र होता है साइन के पदों में, हिंट से भी हम समझ लें, क्योंकि ये हिंट दी गई है तो ये हमारे कुछ फ़ायदे के लिए दी गई, सारा कुछ कर रहा है। तो एन का फार्मूला साइन वाला हम यहाँ पे लगा दें, हमें आंसर अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2, ये आप लोगों ने प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का डेरिवेशन भी पढ़ा होगा, और ये सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस डेरिवेशन का वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। तो
यहाँ पे हम सब वैल्यू रख लें, साइन और ए की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जब हम 60 डिग्री रखेंगे प्लस में डेल्टा एम हमको यहाँ से निकाल के दिखाना है और नीचे बाई 2 कर लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे साइन ए की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और नीचे क्या रहेगा, बाई 2 रहेगा। 2 से 60 काटेंगे 30 अंश आ जाएगा। तो n इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम और बाई 2, और नीचे साइन 30 अंश की वैल्यू आपको मालूम होगी कि 1/2 होती है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो n का मान 1.5 है उसे हम रख लेते हैं। जब वैल्यू हम रख रहे थे तो यहाँ पे n की वैल्यू रख ले, n की जगह 1.5 हम यहाँ पे रख लेते हैं। आप इसे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ भी 1.5 हम रख लेते हैं। सारी वैल्यू जब रख रहे हैं तो सब जगह फिर रखें, तो n को ना छोड़ें, n की वैल्यू भी जो 1.5 दी गई उसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसे 1/2 को पक्षांतर करेंगे, ये जाएगा 1.5 में सीधे गुणा करेगा जाके, तो हमें प्राप्त होगा साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम और बाई 2। 1/2 का 1.5 में गुणा हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 1/2 काटेंगे 0.75 आ जाएगा। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 0.75। अब आप इसको ध्यान से देखिए, और ऊपर जो हमें ब्रैकेट में हिंट दी गई थी उसमें लिखा था साइन 48.6 अंश बराबर 0.75। इसका मतलब है कि इसकी जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं और इसकी जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो जो 0.75 वैल्यू है वो 48.6 अंश की है साइन में, और ये हमको 0.75 यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस 0.75 की जगह हम साइन में 48.6 अंश रख लेंगे, तो हमको यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम और बाई 2, 0.75 की जगह इस जगह पे हम ये 0.75 की जो वैल्यू दी गई है साइन 48.6 इसको रखते हैं। तो साइन 48.6 अंश हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये साइन और ये साइन, ये दोनों साइन कैंसिल होंगे यहाँ से, तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो बचेगा सिर्फ इतना। तो 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम बाई 2 और इक्वल टू में 48.6 डिग्री। अब इस 2 का हम पक्षांतर करेंगे, 2 जाएगा सीधे इसमें गुणा कर लेगा। तो 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम इक्वल टू 2 का इसमें जब गुणा करोगे 6 में तो 12 आ जाएगा, और 2 का 8 में करोगे तो 16 1 17 बनेगा, और 2 का 4 में करोगे तो 8 1 9, इतने डिग्री आ जाएगा। अब इस 60 अंश को हम पक्षांतर करेंगे, जाके इसमें घटेगा, तो डेल्टा एम इक्वल टू 97.2 अंश और माइनस में 60 अंश। तो डेल्टा एम इक्वल टू जब इसमें घटाएंगे तो 0.2 बचा रहेगा, 9 में 7 में 0 कम करोगे 7 बचेगा, 9 में 6 कम करेंगे 3 बचेगा, और इस तरीके से जो अल्पतम विचलन कोण है वो 37.2 अंश हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश। बार बार वही शब्द आ रहे हैं और इसमें वही चीज़ें रिपीट ही होती हैं बार बार। तो जो अल्पतम विचलन कोण है इसको हम डेल्टा एम से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे नोट कर लेते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री, और करा कि जो प्रिज्म कोण है वो 60 अंश है। तो प्रिज्म कोण को ए से लिखा जाता है और ए इक्वल टू 60 अंश हम लिखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक को हम एन से लिखते हैं, ये हमको निकाल के दिखाना है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो इसका मतलब है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हम साइन वाला यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि साइन हमें यहाँ पे हिंट के रूप में दिया गया है। तो प्रिज्म के पदार्थ के जो अपवर्तनांक का सूत्र था n इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल्टा एम बाई 2 और नीचे साइन ए बाई 2, ये फार्मूला इसका होता है, जो कि बहुत आसान फार्मूला है। और n इक्वल टू साइन ए की वैल्यू इसमें 60 डिग्री है, प्लस में डेल्टा एम की जो वैल्यू है 30 डिग्री है, और नीचे बाई 2 रहेगा।
यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री है और नीचे बाई 2 रहेगा। 2 से 60 को काटेंगे 30 अंश आ जाएगा। और ऊपर हम साइन 30 में 60 में 30 को जोड़ेंगे 90 अंश और नीचे बटे 2 और नीचे रहेगा, जब 2 से 60 को काटा था तो 30 अंश आ गया था। अब 2 से जब 90 को काटेंगे तो 45 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार से n इक्वल टू साइन 45 अंश और नीचे कितना रहेगा, साइन 30 अंश रहेगा। अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, साइन 45 अंश साइन 30 अंश दोनों का मान रखेंगे। और अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट में दे दिया गया है। ज़्यादातर बच्चों को ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि वो उनको साइन 45 साइन 30 के मान ना याद हों, सबको लगभग याद रहते हैं। तो साइन 45 अंश का जो मान है 1/√2 है और साइन 30 अंश का जो मान है वो 1/2 हमने रखा। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाके गुणा करेगा और ये वाला इसमें गुणा कर लेगा। तो n इक्वल टू 2 का सबसे ऊपर 1 में हो जाएगा तो 2 और 1 का √2 में तो √2 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्लास 10 में भी पढ़ा होगा और मैथ के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब भी हम संख्याओं को लिखते हैं तो नीचे रूट नहीं रखते हैं। ये रूल होता है, नीचे का जो हर होता है उसका परिमेयीकरण किया जाता है। तो ऐसा करते हैं √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2√2 लिखा है, इसमें √2 से यहाँ भी गुणा और √2 से यहाँ भी गुणा करते हैं। n इक्वल टू ऊपर 2√2 रहेगा, √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा और ये कैंसिल, और इस तरीके से n इक्वल टू √2। तो हमें जो प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक मिलेगा वो √2 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है। तो यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जहाँ से हमको सवाल पकड़ में आता है, जो इस न्यूमेरिकल का की पॉइंट है वो एक पतले प्रिज्म। ये शब्द हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल हमको लगाना है ये पतले प्रिज्म, यहाँ पे जो प्रिज्म है वो पतला है। प्रिज्म कोण 4 अंश है। प्रिज्म कोण का सिंबल वही रहेगा कि प्रिज्म कोण को हम लोग ए से लिखते हैं। तो हमने a इक्वल टू 4 डिग्री लिखा, लेकिन याद रखेंगे कि पतला प्रिज्म है। पतले प्रिज्म के फार्मूले बदल जाते हैं तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। n बराबर 1.5 यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात करना, डेल्टा m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब हम a n और डेल्टा m को देख करके हम इस फार्मूले को नहीं लगा देंगे, क्योंकि जब कोई प्रिज्म पतला होता है तो वहाँ पे जो फार्मूला लगता है वो डेल्टा m इक्वल टू n-1 a लगता है। और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होता है, लगाने को भी आता है और ये ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मिलता है। अक्सर आप अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन मिलता रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में मिलता रहेगा। तो यहाँ पे पतले प्रिज्म में हमें ध्यान देना कि जब भी हमको पतला प्रिज्म मिले तो इस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है 1.5 है -1 और a की जो वैल्यू है वो 4 डिग्री है। तो एक बार फिर हम यहाँ पे डेल्टा m इक्वल टू 1.5 में जब 1 घटाएंगे तो 0.5 और 4 डिग्री गुणा कर लेंगे। तो डेल्टा m बराबर 5 का 4 में करोगे 20 और दशमलव जब यहाँ पे लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से डेल्टा m बराबर 2 अंश या हम इसको 2 डिग्री कहेंगे। तो ये अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू आ गई है। और 5 नंबर जो सवाल है, कांच के एक पतले प्रिज्म। एक बार फिर इस सवाल में वही पतले प्रिज्म की बात हो रही है। तो बस पतले प्रिज्म का जो हमने ऊपर फार्मूला बताया था वही फार्मूला लगता है। अपवर्तक कोण इसमें 4.5 अंश है। ये सवाल ज़्यादातर परीक्षा में आता है और इसको बहुत सारे बच्चे जो शब्दों को ध्यान से नहीं समझते हैं तो वो इस सवाल को गलत करके आते हैं। उसका हम रीज़न आपको बता रहे हैं कि जैसे वो अपवर्तक कोण कहता है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये अपवर्तक कोण, जो अपवर्तक कोण है इसको R से लिख देते हैं, क्योंकि अपवर्तन कोण R होता है।
तो अपवर्तन और अपवर्तक में यहाँ पे अंतर है, क्योंकि जो प्रिज्म कोण होता है, किसी भी प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है उसका ये एक दूसरा नाम होता है। प्रिज्म कोण को हम लोग अपवर्तक कोण के भी नाम से जानते हैं। तो आप इसको अपवर्तन कोण यानी आर से नहीं नोट करेंगे, अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है, इसलिए ये प्रिज्म कोण है और इसे हम ए से नोट करेंगे। ए इक्वल टू 4.5 डिग्री। कांच का जो अपर्तनांक है वो इसमें दिया गया है, इसको हम एन से नोट करते हैं 1.52 और करा कि अल्पतम विचलन कोण हमको ज्ञात करके दिखाना डेल्टा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पतले प्रिज्म का बस यही एक सूत्र ही होता है, डेल्टा एम इक्वल टू n-1 ए लगाएंगे और n की जो वैल्यू है वो 1.52 -1 और ए का जो मान है वो 4.5 अंश। तो डेल्टा एम बराबर 1.52 में जब 1 घटाएंगे 0.52 इंटू में 4.5 अंश। जैसे इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, इनका गुणा तो आप कर ही लेंगे, तो 2.34 अंश इतना आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म, एक बार फिर सवाल हमें पतले प्रिज्म का मिल रहा है, लगातार पतले प्रिज्म के सवाल हैं, से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। तो जो न्यूनतम विचलन कोण होता है उसको हम डेल्टा एम से नोट करते हैं और ये रहेगा 10 अंश, 10 डिग्री रहेगा। इसको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। करा कि प्रिज्म कोण ज्ञात करिए। प्रिज्म कोण को हम ए से लिखते हैं, इस बार हमको ए की वैल्यू निकालनी है और प्रिज्म के पदार्थ का जो अपर्तनांक है वो 1.5 इसमें दिया है और ये यूपी बोर्ड में 2016 में पूछा भी जा चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही पतले प्रिज्म का जो सूत्र होता है, एक ही पतले प्रिज्म का सूत्र है, उसी को लगा देते हैं। तो वो डेल्टा एम इक्वल टू n-1 और ए। इस बार डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री है, तो डेल्टा एम की जगह हम यहाँ पे 10 डिग्री लिखते हैं। n की जो वैल्यू 1.5 और -1, इस बार a की वैल्यू निकालने, इसलिए a को हम a ही बना रहने देते हैं। तो यहाँ पे 10 अंश रहेगा, 1.5 में जब 1 घटाएंगे 0.5 और इंटू में a आ जाएगा। अब 0.5 का हम पक्षांतर करेंगे, वो 10 के नीचे जाएगा, तो इस तरीके से a बराबर 10 अंश और नीचे रहेगा 0.5, दशमलव हटा के ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे, 5 से 10 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से a की जो वैल्यू है वो हमें 20 अंश यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो जो प्रिज्म कोण रहेगा वो 20 अंश यहाँ पे निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, यहाँ भी जो प्रिज्म है वो पतला ही है, प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। तो ये 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न कर रहा है, यानी ये अल्पतम विचलन कोण है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, अब इस प्रिज्म को वायु से जल में रखा जा रहा है और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप लेसन नंबर 14 में लेंस के लिए पढ़ चुके हैं कि लेंस कभी वायु में रखा रहता था और कभी उसी लेंस को जल में रख दिया जाता था, तो वहाँ पे किस प्रकार के परिवर्तन होते थे, ये बातें आप वहाँ पे समझ चुके हैं। और अगर आप नहीं समझे हैं तो उन वीडियो को आप देख करके इन बातों को समझ सकते हैं कि कैसे चेंज आते हैं जब हम माध्यम बदल देते हैं। तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा, यानी जब उसको जल में रखा जाएगा तब कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा, जबकि जब वो वायु में रखा था तो 4 अंश का अल्पतम विचलन उत्पन्न हो रहा था। और यहाँ पे ANG की वैल्यू दी गई है। ANG का मतलब है A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास, यानी वायु के सापेक्ष ये कांच का अपर्तनांक है। चूँकि उसको जल में रखा जा रहा है इसलिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का भी अपर्तनांक 4/3 दिया है। इसको हम आपको रफ फिगर के द्वारा समझाएंगे। तो पतला प्रिज्म है तो पतले प्रिज्म का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन इस पतले प्रिज्म को जब वायु में रखा गया था तब हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। और ये याद रखेंगे कि जब वायु में रखा गया था तो जो अल्पतम विचलन कोण है वो डेल्टा एम बराबर इसका 4 अंश दिया गया है।
एक ही वैल्यू पूरे सवाल में दी गई है। तो वायु में अल्पतम विचलन कोण का जब फार्मूला लगाएंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 ए लगा देते हैं, और n ना लिख करके यहाँ पे हम ध्यान देंगे, चूँकि प्रिज्म वायु में रखा है, इस तरीके से प्रिज्म होता है और इस समय ये वायु में रखा है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस प्रिज्म में इस तरीके से, यानी कि वायु से, और प्रिज्म कांच का है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होगा ऐसे होगा, वायु से कांच में प्रकाश की किरणें ऐसे प्रवेश करेंगी। तो हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना चाहिए, यहाँ पे ANG हमको लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ANG को लिख लिया, ANG यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद जब इसी प्रिज्म को जल में रख दिया जाएगा तो अब ये इस प्रकार से जल आएगा, और जल में इस प्रिज्म को जब रखेंगे तो अब जो प्रकाश की किरणें हैं वो जल से कांच में अपवर्तित होंगी, जल से और फिर कांच में, इस तरीके से जल से कांच में जाएंगी। तो अब जो विचलन कोण होगा वो बदल जाएगा और इसको हम डेल्टा एम डैश कह लेंगे। लेकिन अब की बार जब जल में प्रिज्म को रखा जाएगा तो जो अपवर्तनांक बनेगा वो जल के सापेक्ष कांच का बनेगा, यानी जल के सापेक्ष WNG माइनस 1 और A। प्रिज्म कोण में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो प्रिज्म कोण पहले रहेगा वही इसका बाद में भी रहेगा। लेकिन WNG को चूँकि हम जानते हैं कि इसको हम ANG और ANW के रूप में लिखेंगे, तो चूँकि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, जल सापेक्ष में है, इसलिए जल के अपवर्तनांक को नीचे और कांच के अपवर्तनांक को ऊपर रखेंगे, -1 और A। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं और दोनों का भाग कर देंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो LHS में LHS से भाग करेंगे, डेल्टा M और यहाँ पे डेल्टा M डैश है, तो डेल्टा M अपान में डेल्टा M डैश, और ऊपर रहेगा ANG माइनस 1 A, और नीचे रहेगा ANG अपान में ANW माइनस 1 A, और A से A कैंसिल हो गया क्योंकि प्रिज्म कोण की कहीं उसने बात भी नहीं की थी, तो उसका रीज़न यही था क्योंकि उसको कैंसिल होना था, इसलिए प्रिज्म कोण की बात कहीं नहीं की गई। अब डेल्टा M का जो मान है वो 4 अंश है, और डेल्टा M डैश ये जल का विचलन कोण निकालना है। अब ANG का जो मान है वो ऊपर 3/2 दिया गया है, 3/2 और -1 रखेंगे, नीचे ANG अपान में ANW, ANG का जो मान है वो 3/2 है, ANW का जो मान है वो 4/3 है, और माइनस का हमने 1 रख लिया। अब यहाँ पे अगर हम दोनों का भाग कर लें तो हमें आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा 4 अंश और नीचे है डेल्टा M डैश। 3/2 में जब 1 घटाएंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 3 में 2 घटाओगे 1 और बटे 2 आ जाएगा। नीचे जब इसको हल करेंगे तो चूँकि भिन्नों के नीचे यहाँ पे भिन्नें पड़ रही हैं तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 9, 3 और 3 का गुणा, और 4 का जब 2 में गुणा होगा 8 बनेगा, और माइनस में 1 आ जाएगा। तो 4 अंश बटे में डेल्टा M डैश बराबर ऊपर 1/2 रहेगा, 8 के 8, 9 में 8 घटाएंगे तो 1/8 बचेगा। अगर इसको हल करेंगे तो 8 सबसे ऊपर चला जाएगा और 8/2 आ जाएगा, और काटेंगे तो आ जाएगा 4 अंश। तो इस तरीके से 4 अंश और नीचे डेल्टा M डैश बराबर 4 अंश। तो हम डेल्टा M डैश को उधर लेकर जाते और 4 को, ये 4 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से डेल्टा M डैश बराबर 4 अंश और नीचे भी 4 अंश, 4 रहेगा, 4 यहाँ पे रहेगा, और काटेंगे तो आ जाएगा 1 अंश। तो इस प्रकार से जैसे हम प्रिज्म को जल में डुबोएंगे तो उसका जो अल्पतम विचलन कोण है वो 1 अंश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। 8 में दिया गया है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक बार फिर वही जहाँ पे हमने आप लोगों को सावधान किया था कि अपवर्तक कोण जो होता है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं।
ऐसा ना कर लेना कि जो अपवर्तन कोण होता है जिसको आर से लिखा जाता है उसको आप अपवर्तक कोण समझ बैठे हैं और इसको आर से नोट कर लें। तो अपवर्तक कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है, प्रिज्म कोण का दूसरा नाम होता है, इसलिए इसको हम ए से नोट करेंगे और ए इक्वल टू 60 डिग्री। प्रकाश किरण 45 अंश के प्रिज्म पर आपतित होती है। प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है। तो जब ये किरण प्रिज्म पर 45 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होगी तो ये आपतन कोण हो जाएगा उस प्रिज्म के लिए, और आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, ये 45 डिग्री है। तो कह रहा अल्पतम विचलन होता है इसका, और अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करके दिखाइए, डेल्टा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपने फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम और बाई 2। आई की जो वैल्यू है वो 45 अंश है, ए की जो वैल्यू है वो 60 अंश है, डेल्टा एम निकालना, इसको छोड़ते हैं और नीचे 2 का पक्षांतर करेंगे, 45 में सीधे गुणा करेगा और 2 जब 45 में गुणा करेगा तो बन जाएगा 90 अंश बराबर 60 अंश और प्लस में डेल्टा एम। 60 अंश को 90 अंश के पास लेकर आते हैं और डेल्टा एम बराबर 90 अंश माइनस में 60 अंश। इस तरीके से डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 30 अंश। तो जो अल्पतम विचलन कोण है वो हमें 30 अंश यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण पर, तो जो आपतन कोण है वो 48 अंश में दिया गया, और आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 48 डिग्री। करा प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की जो अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है, तो प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं और वो इसमें 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण की गणना हमको करके दिखाना, डेल्टा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, जब भी आपतन कोण की बात और प्रिज्म कोण विचलन कोण की बात करेगा तो यही सूत्र लगेगा, आई इक्वल टू ए प्लस में डेल्टा एम नीचे बाई 2। तो आई की जो वैल्यू है वो 48 डिग्री है और ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम और नीचे बाई 2। अब इस 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये 48 में गुणा करेगा और इस तरीके से 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम इक्वल टू 48 का 2 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 96 अंश आ जाएगा। अब इस 60 अंश को 96 अंश के पास भेजेंगे, उधर जाके घट जाएगा और अल्पतम विचलन को डेल्टा एम बराबर 96 अंश और माइनस में 60 अंश। इस तरीके से डेल्टा एम इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए बैगनी लाल रंग के अपर्तनांक इसमें दिए गए हैं। यहाँ से टॉपिक आपका चेंज होने जा रहा है और यहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब वर्ड विक्षेपण क्षमता और कोणीय परिक्षेपण यानी परिक्षेपण कोण के लिए मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो कह रहा किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए बैगनी लाल रंग के प्रकाश के लिए अपर्तनांक क्रमशः 1.54 1.51, यानी जो पहला अपर्तनांक है वो बैगनी रंग का है, बैगनी रंग का 1.54 है और लाल रंग का जो अपर्तनांक है वो 1.51 है। तो बैगनी रंग को चूँकि हम लोग वायलेट कहते हैं इसलिए इसके अपर्तनांक को NV से नोट करेंगे। इनके सिंबल इसी तरीके से रहेंगे, कलर के बेस पे बनाए जाएंगे। V मीन्स वायलेट होता है, वायलेट मीन्स बैगनी, इसलिए बैगनी रंग के अपर्तनांक को आप NV से नोट करेंगे, जिससे ये क्लियर रहे कि V लिखा है यानी ये बैगनी रंग का अपर्तनांक है और 1.54 इसमें दिया है। अब 1.51 जो है वो लाल रंग का अपर्तनांक है, लाल को रेड कहते हैं, रेड, तो इसलिए लाल रंग के अपर्तनांक को NR से नोट कर लेंगे, 1.51 आ जाएगा। यदि इस प्रिज्म से बने प्रिज्म का कोण 5 अंश हो, प्रिज्म का जो कोण है उसको A से लिखा जाता है, ये 5 अंश दिया है, तो कोणीय परिक्षेपण याद करके दिखाना है। कोणीय परिक्षेपण को हम लोग थीटा कहते हैं या परिक्षेपण कोण कहते हैं, ये हमको फार्मूला लगाना है। तो जो कोणीय परिक्षेपण होता है उसका सूत्र बहुत ही आसान होता है। इस सूत्र को जब हम लगाएंगे कोणीय परिक्षेपण,
थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर और इसके बाद ए, ये फार्मूला इसका लगेगा। थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर ए, कोणीय परिक्षेपण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू रख लें, एन वी की जो वैल्यू है वो 1.54 है और माइनस में एन आर की जगह जब एन आर की वैल्यू रखेंगे तो वो 1.51 है और ए की जगह जब ए का मान रखेंगे तो वो 5 अंश है और गुणा में रहेगा। तो 1.54 में जब 1.51 घटा लेंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, दशमलव लगाएंगे और 1 में 1 घटाएंगे 0 बचेगा और यहाँ पे 5 अंश से गुणा करेंगे। तो 5 अंश से जैसे गुणा करेंगे तो 5 का 3 में 15 आ जाएगा, दशमलव 2 के बाद यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इतना अंश यानी इतने डिग्री बनेगा। तो जो कोणीय परिक्षेपण है थीटा इक्वल टू वो 0.15 डिग्री, हमें इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, करा फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे सवाल जो इसमें जो फ्लिंट कांच लिखा है इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रिज्म होते हैं वो क्राउन कांच या फ्लिंट कांच, दो कांचों के बनाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये फ्लिंट कांच लिखा हुआ है, क्योंकि प्रिज्म फ्लिंट कांच के बनते हैं। तो फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंगों के अपवर्तनांक, ये बैंगनी का है और ये लाल का है। तो जो बैंगनी का है उसको हम NV से नोट करेंगे, वो 1.632 रहेगा। और जो पीछे वाला है वो लाल रंग का है, लाल रंग के अपवर्तनांक को NR कहेंगे, R मीन्स रेड, 1.613। इसके बाद करा प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे निकाल के दिखाना, और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहा जाएगा। और जब हम वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान निकालेंगे तो यहाँ पे NV NR एक वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं दिया गया है। पीले रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होना चाहिए वो नहीं है, तो इस अपवर्तनांक को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब बैंगनी का दिया, लाल का दिया है और पीले का नहीं दिया है। तो जो पीले रंग का प्रकाश होता है वो चूँकि जो प्रिज्म वर्ण विक्षेपण की घटना घटित करता है, आप इसको समझ लीजिए फिगर के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि ये श्वेत प्रकाश यहाँ पे इस प्रिज्म में प्रवेश किया, तो ये आपको मालूम है कि ये 7 रंगों में इस तरीके से विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, VIBGYO, और लास्ट में रेड होता है। यानी सबसे नीचे बैंगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है। और जो ये येलो होता है, जो पीला होता है, इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये एक पीले रंग की जो प्रकाश की किरण होती है इसको औसत किरण कहा जाता है, इसको मध्य किरण भी कहा जाता है। तो ये एक औसत किरण या मध्य किरण के नाम से जानी जाती है। इसको बीच की किरण माना जाता है, बीचों बीच की। बैंगनी और लाल जितने भी ये रंग होते हैं सबके बीचों बीच की माना जाता है, औसत किरण इसको कहते हैं। तो अगर इसको औसत किरण कहते हैं और इसका अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, तो फिर हम इन दोनों अपवर्तनांकों का औसत निकाल के ही इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो पीले रंग का अपवर्तनांक कभी भी आपको ज्ञात करना हो, इसको हम NY से लिखेंगे, Y मीन्स येलो। तो आप बैंगनी और लाल रंग के जो अपवर्तनांक दिए होते हैं इनका औसत आप निकाल लेंगे, यानी कि NV प्लस में NR, और औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया जाएगा, तो इसका अपवर्तनांक हमें पता चल जाएगा। NV का जो मान है 0.632 है, NR का जो मान है 0.613 है, और इसमें 2 से भाग कर लेंगे। 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 6 में 6 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 1 1 2 और 3 बनेगा, नीचे 2 से भाग कर देंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे 3 में 1 बार चला जाएगा और फिर 12 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 बार 2 बार और 5 बार।
इस 5 को जब हम छोड़ देंगे 1.62 और 3 आ जाएगा। इस प्रकार से जो पीले रंग का अपर्तनांक है जिसको हम औसत किरण का अपर्तनांक कहेंगे वो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा कहते हैं, एन वी माइनस में एन आर और अपान में एन वाई माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा और इसीलिए हमको एन वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी ज़रूरी थी। एन वाई की वैल्यू बिना निकाले हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। अब एन वी की जब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो 1.632 है। एन आर की जो वैल्यू है वो 1.613 है और नीचे एन वाई की वैल्यू अभी हमने प्राप्त की है। तो इसको जब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 1.623 और माइनस का 1 ऊपर घटा लेते हैं। 12 में 3 जब कम करोगे 9 बचेगा और यहाँ पे 2 में 1 कम करोगे 1 बचेगा और 6 में 6 0, 1 में 1 0 और नीचे जब घटाएंगे 0.623 दशमलव समान अंकों के बाद, इसलिए जब इसको हम काटेंगे यानी 623 का जब 19 में भाग करेंगे, 623 से 19 में जब हम इसका भाग करेंगे तो हमें 0.03 प्राप्त हो जाएगा। 3 बार लगभग भाग चला जाएगा 0.03। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। और वर्ण विक्षेपण क्षमता का चूँकि कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए यहाँ पे हम कोई भी मात्रक नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो बता देंगे चूँकि ये समान राशियों का अनुपात होता है इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा कि फ्लिंट कांच के लिए, फिर एक बार जो प्रिज्म है वो फ्लिंट कांच का ही बना है। बैगनी और लाल रंगों के लिए प्रकाश के अपर्तनांक इसमें दिए गए हैं। बैगनी रंग का जो अपर्तनांक उसको हम एन वी कहेंगे। एन वी की जो वैल्यू है 1.632 है और लाल रंग का जो अपर्तनांक उसको हम एन आर से नोट करेंगे वो 1.610 है। करा कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता निकाल के दिखाना, यानी ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। तो फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए हमें पीले रंग के प्रकाश कण का जो अपर्तनांक है वो पता होना चाहिए था, वो यहाँ पे एक बार फिर नहीं दिया है। तो हम एक बार फिर उसी तरीके से जो बैगनी और लाल रंग के लिए अपर्तनांक दिया गया है इन दोनों का औसत निकाल करके जो पीले रंग के प्रकाश के लिए अपर्तनांक रहेगा उसको ज्ञात कर लेते हैं। और पीले रंग के प्रकाश का जो अपर्तनांक है उसको हम एन वाई से लिखेंगे। वाई मीन्स येलो, येलो मीन्स पीला, यानी एन वी प्लस में एन आर और 2 से भाग कर देंगे तो औसत यहाँ से निकाल सकते हैं। 1.632 और प्लस का निशान 1.610 और 2 से भाग करेंगे। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा और 3 1 4 बनेगा और 6 6 12 बनेगा, 1 1 2 और 3 आएगा और 2 से भाग कर देंगे। 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 2 बार और 1 बार। इस तरीके से जो पीले रंग का अपर्तनांक है वो हमें प्राप्त हो चुका है, वो 1.621 निकला है। लगाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस में एन आर और अपान में एन वाई माइनस 1। तो ओमेगा इक्वल टू सब वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे, एन वी की वैल्यू 1.632 है, एन आर की वैल्यू 1.610 दी गई है और एन वाई की वैल्यू 1.621 और माइनस 1। ऊपर की वैल्यू को जब घटाएंगे तो 2 में 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा और फिर 0.0 और नीचे जब घटाएंगे तो 0.621। दशमलव हटा लेंगे तो ऊपर 22 हो जाएगा, नीचे 621 और 621 में जब हम 22 से भाग करेंगे तो हमें इसका जो आंसर प्राप्त होगा 0.035 आ जाएगा, 0.035। और फिर एक बार हम वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 13 नंबर सवाल में दिया गया है कि एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण, इस शब्द का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी तो आपको ये शब्द आसान लगने लगा होगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये लगातार आता चला जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। अपवर्तक कोण को आप प्रिज्म कोण समझेंगे और इसको हम ए से लिखेंगे।
ए इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री है। अब कह रहा कि नीले, लाल और पीले जो भी क्वेश्चन में कलर दिए होंगे, रंग दिए होंगे, उनको हम ध्यान से देखेंगे। कभी बैगनी रहता है और कभी कभी बैगनी ना होकर के उसके स्थान पर नीला कर दिया जाता है। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैगनी की जगह जहाँ जहाँ फार्मूले में बैगनी के लिए वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे NV या डेल्टा वाई, तो उसकी जगह हम नीले रंग का वैल्यू लिख लेंगे। तो ये इसमें अल्पतम विचलन कोण दिए गए। अब की बार अपवर्तनांक नहीं, नीले, लाल, पीले के ये अल्पतम विचलन कोण है, यानी डेल्टा के रूप में इनको लिखेंगे। तो नीले का जो अल्पतम विचलन कोण है वो 53 अंश है, इसको हम डेल्टा बी से लिखेंगे। डेल्टा बी, बी मीन्स ब्लू, ये 53 अंश रहेगा। और लाल का जो विचलन कोण है उसको हम डेल्टा आर से लिखेंगे, ये 51 अंश है, 51 डिग्री है। और पीले का जो है उसको हम डेल्टा वाई से लिखेंगे, वो 52 डिग्री है। कह रहा परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता को और चाहे वर्ण विक्षेपण क्षमता को, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे इस लेसन की यही खासियत होती है कि एक ही सिंबल को कई नाम से जाना जाता है। जैसे प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण को परिक्षेपण कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें परिक्षेपण क्षमता मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा निकालना है, और इसका फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को यहाँ पे हम लगा देंगे। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा बी और माइनस में डेल्टा आर ए और अपान में डेल्टा वाई, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ए का यूज़ नहीं करते हैं। प्रिज्म कोण, वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो 53 डिग्री है, और माइनस में डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो 51 डिग्री है, और नीचे दिया गया है डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो 52 डिग्री है। तो जब 53 में 51 घटाएंगे तो 2 डिग्री आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 52 अंश। काट लेंगे तो आ जाएगा 1 और बटे में 26। तो जब 26 से हम 1 में भाग करेंगे तो हमें इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी, ओमेगा इक्वल टू 0 दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 होगा। 26 का जब हम 100 में भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, और फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। इस तरीके से वर्ण विक्षेपण क्षमता हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। कह फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीले, लाल रंगों के लिए अपवर्तनांक इसमें दिए गए हैं। जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक उसको हम NV से नोट करेंगे, वो 1.632 है। और जो पीले रंग का अपवर्तनांक उसको हम NY से नोट करेंगे। इस बार पीले रंग का अपवर्तनांक दे दिया है, जबकि ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में पीले रंग का अपवर्तनांक नहीं देते थे, तो वहाँ पे हमें निकालना पड़ता था 1.620। इस बार हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक उसको हम NR से लिखते हैं, NR इक्वल टू 1.613 है। तो आगे कहता है कि विक्षेपण क्षमता, जिसको हम परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। इस बार ओमेगा बराबर हमको निकाल के दिखाना है। तो ओमेगा इक्वल टू NV माइनस में NR और अपान में NY माइनस 1, सबकी वैल्यू रख लेंगे। NV की जो वैल्यू 1.632 है, NR की जो वैल्यू 1.613 है, और नीचे NY की जो वैल्यू है वो 1.620 माइनस का 1। ऊपर जब संख्याओं को घटाएंगे, 12 में 3 कम करेंगे तो 9 बचेगा, और फिर 2 में 1 कम करेंगे 1 बचेगा, 0 और दशमलव, यहाँ पे 0.620 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 620 का 19 में हमको भाग करना है। और जब 620 से 19 में हम भाग करेंगे तो 0.0306 आंसर आ जाएगा, 0.0306। इसका हमें इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। भाग आप लोग कर सकते हैं, तो इस भाग को कर लीजिएगा।
आगे इसमें लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2011 में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल बैगनी रंगों के अपर्तनांक इसमें दिए गए हैं। तो जो लाल रंग का अपर्तनांक है, सबसे पहले जो लाल रंग की बात की गई है और बाद में बैगनी की, तो जो पहला अपर्तनांक है वो लाल का रहेगा। इसको हम NR से लिखेंगे, NR इक्वल टू 1.61 और बैगनी का जो अपर्तनांक है 0.65 है, वो NV से लिखा जाएगा। V मीन्स वायलेट, बैगनी 1.65। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, 0.08 इसमें दी गई है। तो कह रहा कि पीले रंग के लिए विचलन कोण 5 अंश है। तो पीले रंग का जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, लेकिन पीले रंग का इसलिए डेल्टा वाई हो जाएगा और ये है 5 अंश। तो आगे इसमें कह रहा कि इसका प्रिज्म कोण ज्ञात करके दिखाना, A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लगाते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान में डेल्टा वाई, ये इसका मूल फार्मूला होता है। जो वर्ण विक्षेपण क्षमता की डिफिनीशन तैयार होती है इसी फार्मूले से कि कोणीय परिक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसके आगे के जो फार्मूले होते हैं इन्हीं फार्मूलों से निकल के आते हैं। तो हमको यहाँ से निकाल लेना चाहिए थीटा की वैल्यू। ओमेगा की जो वैल्यू है वो इसमें दी गई है 0.08 यहाँ रखते हैं और कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालते हैं थीटा, और डेल्टा वाई की वैल्यू 5 अंश यहाँ पे दी गई है। 5 अंश का पक्षांतर करेंगे, इसमें गुणा कर लेगा और थीटा बराबर 0.08 और इंटू में 5 अंश हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 40 बनेगा, दो के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। थीटा बराबर 0.4 अंश हमें प्राप्त हो गया। लेकिन हमको निकाल के दिखाना है प्रिज्म कोण, और जब हम थीटा निकाल पाते हैं तभी प्रिज्म कोण भी निकलता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है NV माइनस में NR और A। यही प्रिज्म कोण हमको ज्ञात करके दिखाना है, और वो बिना थीटा के नहीं निकल सकता था, इसलिए ये फार्मूला में पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब थीटा का जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है उसको रख लेते हैं 0.4 अंश, और NV की जो वैल्यू है वो 1.65 है, और माइनस में NR की वैल्यू 1.61 है, और A की वैल्यू हमको निकाल के दिखाना है। तो 0.4 अंश बना रहेगा, इसमें घटाएंगे 5 में घटाएंगे 4 बचेगा, और 0.0 और इंटू में A। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं, ये सीधे इसके नीचे आएगा, तो A बराबर 0.4 अंश और नीचे 0.04, दशमलव हटाते हैं, एक 0 ऊपर बढ़ेगा। अब ऊपर 40 हो गया और नीचे 4 हो गया, काटेंगे तो 10 बार चला जाएगा। इस तरीके से A इक्वल टू 10 डिग्री आ गई, यानी जो प्रिज्म कोण है वो इसका 10 अंश प्राप्त हो गया है। तो इस लेसन में 15 ही क्वेश्चन थे और एक ही वीडियो में ये पूरा लेसन ख़त्म हो गया है। आप इन न्यूमेरिकल को बार बार देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।